जो लोग गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे वो खुद मिट जाएंगे, गौरवशाली इतिहास नहीं मिटेगा। बात संविधान के, जो संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद मिट सकते हैं, संविधान को नहीं मिटा सकते। 6 शूद्रों की आज की तारीख में 6743 जातियां हैं, ये सारी जाटों में से बनाई गई हैं। और राजपूत 790 ईस्वी में जाटों में से बनाए गए। आप गोद मिला सकते हो, डीएनए मिला सकते हो। गद्दार हमेशा कहीं ना कहीं हर वर्ग में मिल जाएंगे आपको। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि गद्दार कहीं ना कहीं आपको अपवाद के तौर पर मिल जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में, जहां पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया बहुजनों को एकजुट करने के लिए, और उसका नाम दिया गया शूद्राज क्रांति। आमतौर पर देखा जाता है जहां भी बहुजनों के कोई भी कार्यक्रम होते हैं वहां पे बहुत बड़ी तादाद में जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी बुक्स का स्टॉल लगाया जाता है, ताकि सस्ते साधनों से बहुजनों तक महापुरुषों की विचारधारा को फैलाया जाए। हमारे बीच में 2 साथी मौजूद हैं जिन्होंने इन बुक्स को यहाँ पे लगाया है, और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, सबसे पहले आपका मैं नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सुभाष स्वतंत्र है। मैं जिला कैथल के तितरम गांव का रहने वाला हूँ। जी, आज ये पलवल में कार्यक्रम हुआ है, इतनी दूर से आकर आपने जो बहुजन साहित्य को यहाँ पे लगा के लोगों को वितरित करने का जो काम कर रहे हैं ताकि बहुजनों की विचारधारा फैले, तो इतनी दूर आकर आप ऐसे काम कर रहे हैं। अगर आप अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति वाकई में जागरूक हैं तो ये दूरी तो आपको कम लगेगी। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं? मेरे को इस लाइन में करीब 35-36 साल हो गए, और इस काम को मैं बड़ी संजीदगी के साथ करता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं 35-36 साल से आप ये बुक स्टॉल लगा रहे हैं, बहुजन महापुरुषों की किताबें आप लोगों को देते हैं, तो क्या लगता है कितना बदलाव लोगों में अब तक आ पाया है? कितने लोग किताबें खरीदते हैं? इसमें बहुत बदलाव आया है, और खासकर जो बदलाव है वो मानसिक तौर पे आया है। मानसिक तौर का बदलाव वास्तविक बदलाव होता है। जिन लोगों को सदियों तक झूठी कथाएं सुनाकर, झूठे ग्रंथ, झूठे पुराण पढ़ाकर मानसिक तौर पर एक आदमी को पशु बनाया गया है, उन लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। और इस जागरूकता का रिजल्ट है कि अब हमारी संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक राजनीतिक मुद्दा होगा आने वाले टाइम में, नेता लोग ये ऐलान करेंगे कि या आम जनता की तरफ से भी मांग होगी, जो आदमी किसी धर्म को, अंधविश्वास को, पाखंड को, जाति पाति को नहीं मानता, उनकी बात सुनी जाएगी और वो चुनावी मुद्दा होगा। तो जो ये स्टॉल आप लगाते हैं, क्या ये कहीं पे अगर मैं कहूँ तो जो बहुजनों के कार्यक्रम होते हैं वहीं लगाते हैं, या वैसे भी कोई दुकान है, या तमाम जो वैसे मेले लगते हैं और कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी लगाते हैं? इस देश के अंदर जितने भी तरक्शील, प्रगतिशील, जागरूक संगठन हैं, ऐसी ताकतें हैं, हम उस हर जगह पहुंचते हैं जहां हमारे को ये संभावना है भाई यहाँ जागरूकता में फैलाने वाले लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले लोग, हम वहीं पहुंचते हैं। बाबू जी, मैं अंत में एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि इस देश में तमाम जातियाँ हैं, और उन जातियों में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए और इस देश के वंचित समाज के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको दबा दिया गया है, या वो एक ही जाति पकड़ के बैठ गई उनको। ऐसा क्यों? इन चीज़ों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा हम अपने पीछे के इतिहास में जाएं, ठीक है ना, जातियां आज से 1800 साल पहले बनना शुरू हुई थी, और 100 साल पहले तक भी जातियां बनती रही हैं। ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। वर्ण व्यवस्था का भी ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। वर्ण व्यवस्था का 2000 साल का इतिहास है, और जातियों का 1800 साल से लेकर 100 साल पहले तक का है। हमारे जो गोत हैं, गोत्र हैं, वो पहले के हैं, जातियाँ तो बाद में बनी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन जो पुराना इतिहास है जहाँ पे जातियाँ, ये धर्म नहीं थे, तो वो लंबा इतिहास भूलकर लोग ये कम समय के इतिहास में आज इतना ढल गए हैं कि मानने को तैयार नहीं है। उसका क्या
जब लोगों को समझाते हैं वो तब समझ में आ जाता है। जब आपस में सभी जातियों के हम गोत मिलाते हैं, सभी के आपस में मिलते हैं, केवल ब्राह्मणों को छोड़कर उनके साथ कोई गोत नहीं मिलता। सभी इन जातियों का आपस में डीएनए मिलता है। अल्पसंख्यक है, आदिवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी, सभी का आपस में मिलता है, डीएनए मिलता है, गोत मिलता है। ये सभी मूल निवासी हैं। और अगर हम जातियों और वर्णों की बात करें, जातियों और वर्णों से पहले भी तो समाज था ना। जब हमारे देश में बौद्ध काल था, बौद्ध काल में वहाँ कोई न जाति थी, ना कोई वर्ण था, ना कोई देवी देवता था, ना कोई भगवान था, और लोग बड़े सुखी रहते थे। सारे के सारे लोग खुशहाल थे, सुखी थे, कोई भेदभाव नहीं था, और कोई भी धर्म बना भी नहीं था। उससे और पीछे जाएं, जब कोई भी धर्म नहीं था भारत की धरती पर, तब हमारे यहाँ गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, सभी बराबर थे। सभी का सामूहिक फैसला होता था, संपत्तियों पे सभी का सामूहिक अधिकार था। चाहे वो अनाज है, दूध है, पशु है, जो भी समाज के पास उस जमाने में जो संपत्ति वो सामूहिक होती थी। गांव अपने आप में एक गणतंत्र इकाई होती थी, इंडिपेंडेंट यूनिट होती थी गांव। ये जो गणतंत्र दिवस अब मना रहे हम, ये हमारे पुरखों का हजारों साल पहले विकसित किया गया है। इसको तो विदेशी आर्य हमलावर के रूप में आए, इन्हें सारा कुछ तहस नहस किया, हमारी यूनिवर्सिटियाँ जलाई। तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकारें हैं, संविधान देश आज़ाद हो गया, संविधान देश में है, फिर भी कहीं ना कहीं इन जो इतिहास है, कहीं ना कहीं आज भी इनको स्कूलों से वंचित रखा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या सरकारों की मंशा नहीं है कि जो पुराना इतिहास भारत का रहा है उसको बच्चे जान पाएँ? जो लोग गौरवशाली इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे वो खुद मिट जाएंगे, गौरवशाली इतिहास नहीं मिटेगा। बात संविधान के, जो संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद मिट सकते हैं, संविधान को नहीं मिटा सकते। तो अंत में एक सवाल करूंगा कि क्या लगता है, आप 35-36 साल से स्टॉल लगा रहे हैं, क्या लगता है कि जैसे आपने बौद्ध की बात करी जी, बौद्ध जो तथागत बुद्ध हैं वो भारत में पैदा हुए, लेकिन आज भारत को छोड़कर लगभग 54-55 देश, मेरे हिसाब से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बौद्ध में बन चुके हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को बौद्ध में बनाने की बात करी थी, लेकिन आज भारत में बौद्ध जहाँ से निकले, जहाँ आज भी देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन इस देश को बुद्ध की वजह वो हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस देश को हिंदू राष्ट्र ना ये कभी था, ना है, ना होगा, ना कभी बनने दिया जाएगा। हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 11 दिसंबर 1995 को, 3 जजों की बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्लियर लिखता है हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गाली के समान है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका असली नाम मूल शंकर तिवारी है, वो भी अपनी किताब में लिखता है सत्यार्थ प्रकाश में कि हिंदू एक गाली है। अगर हिंदू एक गाली है फिर हम पे थोपी क्यों जा रही है? लेकिन सरकार ने तो आजकल सारे डॉक्यूमेंट्सों में हिंदू धर्म करती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर बैन क्यों नहीं लगाता? सुप्रीम कोर्ट इस पे बैन लगाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं लगाएगा तो इस देश के तमाम मूल निवासी लोग सत्ता व्यवस्था पे कब्जा करके, और जो असली का इतिहास है, असली की जो सारी चीज़ें हैं, असली जो विचारधारा है, उसको ज्यों का तो उसको यूं का यूं लागू किया जाएगा, उसको मिटने नहीं दिया जाएगा। एक सवाल और करता हूँ आपसे कि जैसा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फेवर में फैसला दिया, लेकिन जब उसकी खुदाई हो रही थी, पुरातत्व विभाग जब उसकी खुदाई कर रहे थे तो उसमें बौद्ध के वो साक्ष्य मिले थे, उसके बाद खुदाई को बंद करवा दिया गया। तो क्या लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको स्वतंत्र रूप से सुप्रीम कोर्ट कानून को बिल्कुल स्वतंत्र रखा था इस देश में सरकारों से, क्या वो कहीं ना कहीं आज सरकार के शिकंजे में है? जी, अब वो सरकार के शिकंजे में हैं। भारत में जितने भी पुराने बड़े बड़े मंदिर हैं सभी बौद्ध मठ को तोड़कर या उसके ऊपर बनाए गए हैं, और जिनको बौद्ध मठ कहा जाता था, एक ज़माना ऐसा था, अगर उससे भी पीछे जाएं, उस ज़माने में उसको जाट मठ बोले जाते थे। और जाट का जो शाब्दिक अर्थ है जुट कर रहना और बांट कर खाना। जो लोग इकट्ठे रहते थे और बांट कर खाते थे उनको इस जाट शब्द की परिभाषा में बांध दिया जाता। और वो समय भी था हमारे देश में जब A to Z लोग सारे के सारे जाट थे, यानी कि जाट एक
कुणबा है, परिवार है, कोई जाति नहीं है। सभी की सभी जो आज शूद्रों की आज की तारीख में 6,743 जातियां हैं, ये सारी जाटों में से बनाई गई हैं। और राजपूत 790 ईस्वी में जाटों में से बनाए गए। आप गोद मिला सकते हो, डीएनए मिला सकते हो। लेकिन आज के जाट तो अपने आप को पता नहीं बहुत ऊपर समझते हैं, वो तो नहीं मानते इस बात को। अगर आपके बच्चे को पूरी तरह अनपढ़ रखा जाए, उसकी उम्र भले ही 100 साल हो जाए, क्या वो कुछ समझ पाएगा, तो पढ़ पाएगा? आज कभी? के समय में तो संविधान है, पढ़ने लिखने की आज़ादी है, आज भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कितने आपको जाट परिवारों को कितने आदमी दिखाऊं जो बहुत जागरूक हैं, जो खुलेआम कहते हैं हिंदू नहीं हम जाट हैं। नहीं, मेवात की जो घटनाएं हैं और जो मेवात की घटना जो हुई, एक मिनट, मेवात की घटनाओं में बहुत सारे जाट लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक कम्युनिटी को हम स्पेशल टारगेट करें, और बड़ी महापंचायत भी है जिन्होंने विरोध किया है इसका कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी एक पंचायत पौंडरी में हुई थी, उसमें जो अध्यक्षता की थी वो भी एक जाट ने की थी। पुंडरी में अभी मेवात के पौंडरी में महापंचायत हुई थी, जहां से बहुत मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी नारे लगाए गए थे। उसकी जो अध्यक्षता की थी वो अरुण जेलदार ने की थी, जो कि पलवल से ही हैं और जाट जाति से संबंध रखते हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कि बहुत सारी खाप पंचायतों ने इसका विरोध भी किया था। तो ऐसे लोगों के बारे में ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये अपवाद के तौर पर आपको गद्दार हमेशा कहीं ना कहीं हर वर्ग में मिल जाएंगे आपको। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि गद्दार कहीं ना कहीं आपको अपवाद के तौर पर मिल जाएंगे। अगर हम देश की आज़ादी का कुर्बानी का इतिहास देखें, देश की जो स्वतंत्रता आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी के आंदोलन में हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, पाकिस्तान का पंजाब, हिमाचल, मौजूदा अपना पंजाब, हरियाणा, ये सभी इकट्ठे थे। 92% जो कुर्बानी वो पंजाब के लोगों ने दी थी, 8% पूरा बाकी का देश था। आप उन लोगों की कुर्बानियाँ, शहादत, उसकी तरफ गौर करो। आप इंडिया गेट पे पढ़ो, आप प्रयागराज, जिसको आज इलाहाबाद जिसका नाम बदल के प्रयाग रख दिया, इलाहाबाद में 9 गांव उजाड़े गए थे, और 9 के 9 गांव वो मेवाती जाटों के थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया था। आप हरियाणा में हांसी के पास रोनात गाँव है, वो पूरा पूरा जला दिया था अंग्रेज़ों ने। उन लोगों की हम कुर्बानियाँ कैसे भूल सकते हैं। हांसी में आज भी लाल सड़क नाम है, क्यों वो लाल सड़क? रोड रोलर के नीचे कुचल कर मार दिए गए थे, लेकिन एक भी टस से मस नहीं होता, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। हरियाणा में कोई सावरकर नहीं है। ये लोग कभी माफ़ी ना मांगी ना मांगेंगे। ये हर अत्याचार का डटकर मुकाबला करने वाले लोग हैं और आगे भी डटकर मुकाबला करेंगे। आपने मेवात की घटना देखी है, मेवात की घटना के बाद कहीं दंगा हुआ, कहीं हिम्मत हुई, और हम हर मंच से खुलेआम चैलेंज करते हैं, आगे किसी एक सिंगल को भी छेड़ कर दिखा देना, बख्शेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे। चलो, अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आज के युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? जो युवा भ्रमित हो चुके हैं उनको यही संदेश दे रहे हैं कि हम सभी भाई हैं, हम सबका एक खून है, एक डीएनए है। आप अपने पुरखों का जो दिया हुआ इतिहास है, पुरखों का जो दिया हुआ ज्ञान है, पुरखों के जो अच्छे विचार हैं, उनको अपनाओ। और ये जो सांप्रदायिकवादी लोग हैं, जहरीले लोग हैं, मैं सब नाम लेके बोल रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, ये जहरीली विचारधारा इन लोगों की, और सदियों से, आज से नहीं, डिवाइड एंड रूल सदियों से इनकी थ्योरी रही है। अंग्रेज़ों ने इनसे सीखा था, अंग्रेज़ों ने इनको नहीं सिखाया। अंग्रेज़ों से ये अंग्रेज़ों को सिखाने वाले यही लोग हैं। डिवाइड एंड रूल की थ्योरी, ये सभी से नफरत करते हैं। ये कभी किसी धर्म से नफरत करेंगे, कभी किसी जाति से नफरत करेंगे। क्या आपको कभी देखा है हरियाणा में और पंजाब में सबसे कम छुआछूत है पूरे देश के मुकाबले, सबसे कम। और हरियाणा पंजाब का आदमी कहीं भी जुल्म जाती हो वहीं उसके खिलाफ खड़ा होता है। आप इतिहास तो देखो, खापों का इतिहास देखो, इस खापों ने तो हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े, जो विदेशी आक्रमणकारी है उनके खिलाफ लड़े। ये संघी बताओ किसके खिलाफ लड़े? संघी ये मुगलों के दरबारी ये थे, अंग्रेज़ों के सारे मुखबर यही थे। और आज भी पाकिस्तान की आईएस इंटेलिजेंसी का कोई भी मुखबर वो आरएसएस से जुड़ा मिलेगा, चीन का कोई मुखबर है तो इन्हीं का मिलेगा। क्यों है? इनके डीएनए में गद्दारी है, हमारे डीएनए में वफादारी है, हमारे डीएनए में ये जो शहादत है, कुर्बानियाँ हैं, हम बार बार देते हैं। आप ये रिकॉर्ड उठा के देख लो, गुजरात का आप एक का नाम बताओ ना, गुजरात से कोई शहीद हुआ आज़ादी के आंदोलन में 1947 से अब तक कोई भी एक सिंगल नाम बताओ जो सेना में शहीद हो गुजरात का। और सभी कम्युनिटियों के क्यों हैं? चलिए, तो ये हमारे बीच में
एक साथी थे कैथल से चल के। पूरा इंट्रोडक्शन दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं बताता हूँ, आप पूछो ना। नहीं आप हाँ हाँ मेरा नाम सुभाष स्वतंत्र है, हरियाणा के जिला कैथल के तितरम गांव का रहने वाला हूँ। और हम जहाँ भी जुल्म ज्यादती होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जहाँ भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं वहीं बोल जाते हैं। तो साथियों, ये हमारे बीच में सुभाष स्वतंत्र थे, जो कि हरियाणा के कैथल ज़िला से संबंध रखते हैं। आज पलवल में बुक स्टॉल इन्होंने लगाया है और देश में और पूरे हरियाणा में जहाँ भी स्वतंत्र विचारधारा के जो भी कार्यक्रम होते हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि वहाँ जाके ये जो भी बहुजन महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति में हो, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और इन्होंने अपनी बातों में स्पष्ट कहा है कि आज के युवाओं को इन महापुरुषों को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह जी फांसी चढ़ जाते हैं तो उनका इतिहास भी आज के युवाओं को पढ़ने की ज़रूरत है। केवल उनका चित्र पकड़ कर ना बैठें, जो उनके विचार थे उनको भी आप पढ़ें और उनको प्रत्येक युवा तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, भगत सिंह की किताब का नाम लो, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो हर और जैसा अभी बताया है कि भगत सिंह जी ने एक किताब लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। उनमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे सारी बातें लिखी हैं। आप ऐसी किताबों को पढ़ें और यहाँ तमाम किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तमाम किताबें यहाँ रखी हुई हैं, आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो किताबें हैं ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, शहीद भगत सिंह जी की कुछ चुनिंदा रचनाएं हैं। ये पढ़े, भगत सिंह जी के प्रति राष्ट्र नतमस्तक क्यों, क्योंकि आज संपूर्ण देश शहीद भगत सिंह जी को नमन करता है। क्लोजअप में ये दिखाऊं। और लास्ट में मैं ये किताब अहम दिखाना चाहूँगा जिसमें खुद भगत सिंह जी ने लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जो भी लोग, जो भी युवा भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी कुर्बानियों को इस नज़रिए से देखते हैं कि इस देश में सबसे मजबूती से जो कुर्बानी सबसे कम उम्र में भगत सिंह जी ने दी, और तो उनकी इन विचारधारा वाली किताबों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमें चित्र के साथ साथ उनके चरित्र को पकड़ना होता है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उन बातों का प्रचार प्रसार करें और आपके बीच में नई नई जानकारियां लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल जागो और जगाओ से। मैं सोनू कबीर पंथी, धन्यवाद।